व्हाट्सअप में रवि फौजदार टर्मिनल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो है लास्ट स्टेज में लास्ट वीडियोस में हम आपको की जो साइकोलॉजी का जो बाल विकास वाला जो सिलेबस के हिसाब से पहला टॉपिक है, आज हम वो पूरा करेंगे। जैसे कि ये बाल्यावस्था जो हमारा जो आगे जो टॉपिक था वो हमें कंटिन्यू करना है, तो ये हमारा रह रहा है। अब यहाँ से देखो बाल्यावस्था रह रही थी। बाल्यावस्था क्या होती है कि शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में समृद्धि मंद हो जाती है। समृद्धि क्या होती है, जैसे कि शैशवावस्था में तेज होती है, पूर्व बाल्यावस्था में क्या होती है, थोड़ी सी समृद्धि मंद हो जाती है। बच्चा शारीरिक रूप से विकसित होता है, उसकी ऊंचाई वजन में वृद्धि होती है, चलना दौड़ना कूदना सीखता है और गेंद के साथ खेलता है। सामाजिक रूप से बच्चों का संसार विस्तृत होता है। इसमें माता पिता के अतिरिक्त परिवार तथा पास पड़ोस एवं विद्यालय के प्रौढ़ व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। मतलब यही वो सीधी सी बात यह है कि जो आपके आसपास का वातावरण है ना, वही, और एक आपका वजन ऊंचाई जो वृद्धि होती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। अब ये है एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ कि परिपक्वता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में योगदान देती है, ये ध्यान रखें। अब इसके बाद में है शारीरिक विकास कैसा होता है बच्चों का बाल्यावस्था। प्रारंभिक विकास 2 सिद्धांतों का अनुसरण करता है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से पुटअप होता है कई बार क्वेश्चन कि प्रारंभिक विकास 2 सिद्धांतों पर होता है। पहला विकास सिर पदाभिमुख यानी सेफेलोकॉर्डली, यानी सिर पदाभिमुख यानी सिर से पैरों की ओर, और अर्थात मस्तिष्क या सिर के क्षेत्र से पैर या निचले सिरे की ओर अग्रसर होता है जो बच्चे का विकास होता है। उसके बाद में क्या होता है कि बच्चे शरीर के निचले भाग से पहले शरीर के ऊपरी भाग पर नियंत्रण प्राप्त करता है। मतलब निचले जो शरीर का जो बॉडी का जो पार्ट होते हैं निचले, उन पर बाद में, लेकिन जो बॉडी के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं बच्चा उन पर सबसे पहले नियंत्रण करता है। जैसे क्योंकि आपको पता है कि सिर पदाभिमुखी का मतलब ही यही है कि सिर से पैरों की ओर, मतलब जो बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैरों की ओर होता है। उसके बाद आपने देखा है कि इसके कारण ही पूर्व शैशवावस्था में शिशुओं का सिर उनके शरीर की तुलना में बड़ा होता है। ये बात भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी। उसके बाद में कि भुजाओं का उपयोग करेगा और पैर का उपयोग करेगा। दूसरा है समृद्धि शरीर के मध्य से, दूसरा क्या है, समृद्धि शरीर के मध्य से प्रारंभ होती है और बाद में दूर के अंगों की ओर जाती है। मतलब मध्य से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना। मध्य से प्रारंभ होकर कहाँ जाती है, शरीर के अंगों की ओर बढ़ती है, यानी समीप दूराभिमुखी, मतलब समीप से दूर की ओर, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसको याद रखना, ये 2 वर्ड आपको इंग्लिश में याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार। एक तो सेफेलोकॉर्डली और एक प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब समीप से दूर की ओर विकास होता है बच्चे का, मतलब मध्य से प्रारंभ होता है, बाद में दूर के अंगों तक बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थात बच्चे शरीर के दूरस्थ अंगों से पहले धड़ पर नियंत्रण करता है। प्रारंभ में शिशु वस्तुओं तक पहुंचने के लिए पूरे शरीर को घुमाता है। आपने देखा होगा बच्चा किसी चीज़ को पकड़ता है तो वो सबसे पहले अपने हाथों को फैलाता है, फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों, मतलब विकास होता है बच्चे का, फिर वो किसी चीज़ को उंगलियों से पकड़ना स्टार्ट करता है। तो पहले मतलब हथेली को फैलाता है पूरे को। ठीक है ना, तो ये सिस्टम होता है विकास का। आगे इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो क्योंकि मैं आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं मैं वही पढ़ाऊँगा आप सभी को, क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपको इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में और जो एग्ज़ाम में आने लायक है। देखो, ये होता है कि अंतर्बोध परक विचार तार्किक विचार के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और यह मूर्त संक्रियात्मक विचार की अवस्था होती है। अब मूर्त संक्रियात्मक विचार की अवस्था क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक विचार की अवस्था क्या होती है? देखो, मूर्त संक्रियात्मक विचार की अवस्था होती है जो पूर्व संक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया है जो बच्चों को पूर्व में शारीरिक रूप से किए गए कार्य को मानसिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। मूर्त संक्रियात्मक संक्रियाएं भी प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रियाएं हैं। प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रियाएं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? मूर्त संक्रियाएं ही होती हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है ये। ठीक है, तो मूर्त संक्रियाओं का दूसरा नाम क्या है? प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रियाएं। एक सुप्रसिद्ध परीक्षण में बच्चों के सामने बिल्कुल एक जैसी चिकनी मिट्टी की 2 गेंदें प्रस्तुत की जाती है। प्रयोगकर्ता एक गेंद को बेलकर पतली पट्टी के रूप में बना देता है और दूसरी गेंद अपने मूल रूप में बनी देती है। पूछे जाने पर इसमें किस में अधिक मिट्टी है, तो 7 से 8 साल का जो बच्चा है ना, उत्तर देगा कि दोनों में ही मिट्टी की समान मात्रा। इसलिए होता है क्योंकि बच्चा गेंद को पतली पट्टी के रूप में बेलना और फिर उसे गेंद के रूप में गोल करने की जो कल्पना है ना, वो अपने मन में बना लेता है। मतलब जिसका अर्थ यह है कि वह मूर्त या वास्तविक वस्तुओं पर प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रिया, प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रिया, हमने इसका दूसरा नाम क्या बताया था? मूर्त संक्रिया। मूर्त संक्रिया मतलब बच्चा अपने दिमाग में मूर्त बना लेता है उस चीज़ का। तो इस वजह से वो बच्चा 7 से 8 साल का बच्चा जो है वो बता देता है कि मतलब कि भाई ये प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रिया है, इस हिसाब से। ठीक है, अब ये क्या होता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, अगर मान लीजिए बच्चा क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता तो क्या करता? वो सिर्फ उस चीज़ के एक पहलू पर ही विकास कर पाता, या तो मतलब एक पहलू के बारे में ही सोच पाता, या तो वो लंबाई हो अथवा ऊंचाई हो, बस ये ध्यान रखना। अगर वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता तो 1 डायमेंशनल,
और अब वो क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चा सोच सकता है उस चीज़ के बारे में और उस चीज़ में अंतर बता सकता है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि मूर्त विभिन्न को प्रदान करती है, बच्चे की इस बात से समझने के लिए सहायक होती है कि चीज़ों को देखने समझने के लिए विभिन्न तरीके होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके अहम के अंदर बाद में भी कमी आती है, चिंतन अधिक लचीला हो जाता है और समस्या समाधान करते समय बच्चे विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। विकल्पों के बारे में सोच सकता है, उसके बारे में क्यों? क्योंकि वो बच्चा दोनों प्रकार से सोच सकता है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो उपायों को मानसिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक यद्यपि एक वस्तु की विभिन्न गुणों के मध्य संबंध को देखने की योग्यता विकसित कर लेता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बालक होता है मतलब विभिन्न गुणों के मध्य संबंध विकसित करने का योग्यता विकसित कर लेता है, वह अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। बस ये ध्यान रखना, मतलब वस्तुओं के विभिन्न गुणों के मध्य संबंध तो देखने की योग्यता आ जाती है उसमें, लेकिन बच्चा मूर्त चिंतन नहीं कर सकता है। बस ये बात है, अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है, मतलब उस चीज़ मूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता बस। और मूर्त चिंतन कब करेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, प्रतिक्रमणीय अवस्था में, ठीक है। अभी वस्तुओं की अनुपस्थिति के विचारों का प्रस्तन नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ बीज गणितीय समीकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक चरण अथवा पृथ्वी के अक्षांश से देशांतर रेखाओं की कल्पना करना। अब ये क्या डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल बन सकता है। बच्चे की बढ़ती हुई संज्ञानात्मक योग्यता भाषा अर्जन को सुगम बना देती है, बस, ठीक है। अब एक बच्चे का जो बाल्यावस्था में वो होता है, क्या होता है ये? सामाजिक सांवेगिक विकास, स्वयं लिंग और नैतिक विकास बच्चों के सामाजिक सांवेगिक विकास को महत्वपूर्ण। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा बन सकता है कि सामाजिक सांवेगिक विकास के महत्वपूर्ण आयाम नहीं हैं। आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और आप लोग एग्जाम में थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये कैसा क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो, इसमें 3 पार्ट हो रहे हैं, मतलब इसमें महत्वपूर्ण आयाम कितने? 3, स्वयं लिंग और नैतिक, मतलब सेल्फ, जेंडर और मॉरल विकास। बच्चों के सामाजिक सांवेगिक विकास के क्या है ये 3 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, इनको याद रखना है। इनको ये बन सकता है क्वेश्चन कि सामाजिक सांवेगिक विकास के महत्वपूर्ण आयाम नहीं हैं, तो 3 ये रख देगा, चौथा कोई और रख देगा। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में स्वयं में कुछ महत्वपूर्ण विकास होते हैं और सामाजिकरण के कारण बच्चा यह बोध कर सकता है, बस, ठीक है। बस ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, हाँ ऐसा कोई खास नहीं है। क्वेश्चंस जो हैं आपको जहाँ से बने पुटअप होंगे मैं आपको वहीं से ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो जैसे ये है नैतिक विकास। अब नैतिक विकास क्या होता है? बच्चों के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है मानवीय क्रियाओं के सही या गलत होने के मध्य अंतर करना सीखता है। अब देखो नैतिक विकास क्या होता है? बच्चा मतलब बच्चा क्या है? बाल्यावस्था में चल रहा है अपना। अब बच्चा क्या है? मानवीय क्रियाओं के सही या गलत होने के मध्य अंतर करना सीख जाता है। नैतिक विकास होता है बच्चे का यहाँ पर। अपराध, अब इसमें क्या है कि ये ध्यान रखना, बच्चे जिस तरह से सही और गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, स्वयं को दूसरे व्यक्तियों के स्थान पर रखकर देखना तथा जब दूसरे लोग कठिनाई में होते हैं तो उनकी मदद करना सीखते हैं। ये सभी नैतिक विकास के घटक है। बच्चे जिस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं लॉरेंस कोहलवर के अनुसार, वैसे ही वे नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये ध्यान रखना, नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलवर, ठीक। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे संदर्भ में चिंतित करना, उसके बच्चे के अनुसार कोई कार्य गलत है क्योंकि उसके लिए दंडित किया जाता है, बस एमसी। अभी देखो किशोर अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा इसको ध्यान रखना आप लोग। जैसे कि किशोर अवस्था क्या होती है? अंग्रेजी का शब्द एडोलेसेंस लैटिन भाषा के शब्द एडोल्सियर से बना है। एडोल्सियर किससे बना है? एडोलेसेंस जो शब्द है एडोल्सियर से बना है, और जिसका परिपक्व रूप में विकसित होना, परिपक्व रूप में विकसित होना, यह व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रमण काल होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रमण काल किसे कहते हैं? यहाँ से इस लाइन से इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना। किशोर अवस्था को सामान्यतः जीवन की उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है। परिपक्वता प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है इसमें बच्चे में। जैविक तथा मानसिक दोनों रूप से तीव्र परिवर्तन की अवधि माना गया है। अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे में जैविक और मानसिक दोनों ही रूप से तीव्र परिवर्तन की अवधि माना गया है। किसको? किशोर अवस्था को। जैविक और मानसिक दोनों ही रूप से तीव्र विकास होता है, क्योंकि पहले विकास स्टार्टिंग में कहाँ पर होता है? शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा कम होता है, फिर उसके बाद में किशोर अवस्था में तेज़ होता है, मतलब वही शैशव अवस्था जैसा ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। होने पर शारीरिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, ठीक। बस इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं खास। इसके बाद में ये बस और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कोई खास नहीं है। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो शारीरिक विकास है, लैंगिक परिपक्वता आ जाती है बच्चे में, बस और कुछ खास नहीं है इसमें। क्या होता है कि शारीरिक विकास है, ये
लैंगिक विकास प्रवृत्ति बाल्यावस्था के अंत को किशोरावस्था के प्रारंभ को इंगित करता है। ये मतलब बाल्यावस्था का तो अंत होता है, यहाँ पर किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। समृद्धि दर लैंगिक विशेषताएं दोनों में ही आकस्मिक परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित होते हैं, मतलब आकस्मिक परिवर्तन होते हैं इन दोनों चीज़ों में बच्चों के, ठीक है। क्रमिक विकास करने के कारण मूल गुण लैंगिक, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़े से इसके जो लक्षण होते हैं वो ये हैं, ये आपके थोड़े से साइंस में भी काम आएंगे। जैसे लड़कों की तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है, क्या होती है, लड़कियों की ऊंचाई तीव्र वृद्धि होती है, ये होता है 2 वर्ष होते हैं, 2 वर्ष पहले शुरू होते हैं लड़कियों में क्या होता है, विकास जो है पहले विकास स्टार्ट हो जाता है। जैसे लड़कों में मान लीजिए 12 या 13 वर्ष की उम्र होगा, तो लड़कियों में 10 से 11 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। और शारीरिक विकास में तीव्र समृद्धि होती है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ और खास नहीं है, ठीक है। और गरीब प्रयोग ये कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें, जो आपकी जो काम की चीज़ें वही चीज़ पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि आप बेफालतू की चीज़ें तो बहुत पढ़ चुके हैं। हाँ, अब देखो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है बच्चे का। इसमें संज्ञानात्मक विकास क्या होता है इसमें कि किशोर के विचार अधिक अमूर्त होते हैं। बच्चा मतलब समझने लग जाता है तो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, तर्कपूर्ण होंगे, बच्चा तर्क करने लग जाता है किसी चीज़ के ऊपर। उसके बाद आदर्शवादी होते हैं, अपने और दूसरों के विचारों का एक अन्य दूसरों के उनके विचार में सोचते हैं, मूल्यांकन करने में वे अधिक सक्षम हो जाते हैं। किशोरों में तर्कना को विकसित हो रही योग्यता और उन्हें संज्ञानात्मक एवं सामाजिक सजगता का एक नया स्तर प्रदान करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। प्याजे का मानना है, अब देखो ये अंडरलाइन कर लेना, प्याजे की कौन सी अवस्था आ जाती है किशोरावस्था में बच्चों, दोस्तों कौन सी आ जाती है प्याजे का मानना, औपचारिक संक्रियात्मक विचार 11 से 15 वर्ष। अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार बना है कि औपचारिक संक्रियात्मक विचार कौन सी वर्ष से प्रारंभ और होते हैं और कब तक होते हैं, 11 से 15 वर्ष तक। कौन सी, प्याजे के अनुसार। प्याजे ने आपको चार स्टेज बताई थी, ठीक है। एक संवेदी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी अमूर्त चिंतन वाली थी, और चौथी कौन सी है, ये है औपचारिक संक्रियात्मक विचार, ठीक है। औपचारिक ये चौथी है 11 से 15 वर्ष में, ठीक है। उसके बाद में इस अवस्था में दोनों किशोरों का चिंतन वास्तविक और मूर्त अनुभवों से आगे और विस्तृत हो जाता है और अनुभवों के बारे में अधिक और चिंतन और तर्कना प्रारंभ कर देते हैं। अमूर्त होने के तरह किशोरों के या आदर्शवादी हो जाते हैं। बस इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है, बस सोचने पर बल देते हैं। अब देखो ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आप लोगों के लिए मैं ढूंढ के लाया हूँ, ये है, क्या है सिस्टम इसमें। देखो क्या है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहे बच्चे द्वारा प्रयुक्त प्रयत्न त्रुटि उपागम के विपरीत समस्या समाधान करने में किशोरों का चिंतन अधिक व्यवस्थित होता है। मतलब बच्चों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। वे कार्य करने के लिए संभावित तरीकों, जैसे कुछ चीज़ें वैसी ही क्यों हो रही हैं के बारे में सोचते हैं और क्रमबद्ध तरीके से समाधान ढूंढने को। प्याजे ने इस प्रकार के तर्कनापूर्ण चिंतन को मतलब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना कहा है। अंडरलाइन कर लो और क्यू बना लो इस पे। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए। अब आप लोग ये सोचते रह जाते हो कि यार क्वेश्चन कहाँ से बना, क्वेश्चंस इन्हीं बुक्स में से बनते हैं और आप पता नहीं क्या क्या बुक्स पढ़ते रहते हो। तो अंडरलाइन कर लेना, एक क्वेश्चन ये ऐसे इसमें से बन सकता है इसमें से। और ये कई बार पूछा गया था लास्ट ईयर्स में कभी कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना जो है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में होती है, जीन प्याजे की चौथी अवस्था में होती है। ये ध्यान रखना बस, ठीक। बस इंपॉर्टेंट इसमें इतना ही है कुछ। अभी क्या विकल्पों की खोज करना निश्चित। अब वो ये आपको पता है कि समस्या समाधान करने लग जाता है तो बच्चा विकल्पों की खोज करेगा। उसको उदाहरण के लिए क्या मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, मैं जितने लोगों को जानता हूँ वे सभी सिगरेट पीते हैं, परीक्षा में मतलब एक बच्चे में क्या है कि तर्क करने की क्षमता आ जाती है, बच्चे में सोचने लग जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो योग्यता है वो बच्चे में विकसित हो जाती है। बस ऐसा कुछ खास नहीं आ गया इसमें। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना कि किशोर भी एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद विकसित करते हैं। डेविड एल्काइड के अनुसार काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा किशोरों के अहम केंद्रवाद के 2 घटक है। अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है ये कि डेविड एल्काइड के अनुसार काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा किशोरों के अहम केंद्रवाद के 2 घटक होते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि डेविड एल्काइड के अनुसार किशोरों के अहम केंद्रवाद के 2 घटक कौन से होते हैं, तो ये होते हैं यानी इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेवर। दंतकथा यानी व्यक्तिगत दंतकथा, काल्पनिक श्रोता। अंडरलाइन कर लो, बहुत ही अच्छी लाइन है ये, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। केंद्र 2 घटक होते हैं। अब इसमें क्या सिस्टम था, काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित, मतलब ये कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, वो वाली भावना बच्चों में विकसित होती है इसमें। मतलब कि लोग हमेशा उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं, प्रत्येक व्यवहार का परीक्षण कर रहे हैं। लड़के की कल्पना कीजिए, सोचता है कि उसकी शर्ट पर लगे स्याही के धब्बे पर लोग ध्यान देंगे, अथवा एक लड़की जिसके गालों पर फुंसियाँ, सोचती है कि लोग सोचेंगे कि उसकी त्वचा कितनी खराब है। मतलब वो ये कि मतलब ऐसे लगता है कि उसकी तरफ देख रहे हैं बस,
ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए आगे, तो ये अंडरलाइन कर लेना, और ये मैंने अलग से लिख भी दिया है। काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस, और एक पर्सनल फेबल यानी व्यक्तिगत दंत कथा। बहुत ही अच्छी लाइन है आप लोगों के लिए। आगे इसमें क्या होता है कि भाई दोस्तों मेरे, इसमें क्या है, आहार ग्रहण संबंधी विकार भी आते हैं। कुछ क्या आते हैं, आहार ग्रहण संबंधी विकार भी आते हैं। आहार ग्रहण संबंधी विकार क्या होते हैं, देखो कि किशोरों का स्वयं के प्रति मनोग्रस्त कल्पना लोक में रहना तथा समकक्षियों से तुलना करना ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है जिससे वे अपने शरीर के प्रति मनोग्रस्ती विकसित कर लेते हैं। अब देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये क्वेश्चंस बने हैं आप लोगों के, ये क्या है, आप लोगों के क्वेश्चंस बने हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है कि एक ऐसा आहार ग्रहण संबंधी विकार होता है। क्या होता है, आहार ग्रहण संबंधी क्या होता है दोस्तों, विकार, जिसमें क्या होता है कि भूखा रखते हुए दुबला बनाने का कठिन प्रयास करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से क्या कि जैसे डाइटिंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो यही होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक बुलिमिया नर्वोसा होता है, उसमें क्या होता है कि दुबला किशोरों को अपने भोजन से कुछ खाद्य पदार्थों को निकालने अथवा केवल द्रव बनाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हुए देखा जाना बहुत ही सामान्य घटना है संचार के माध्यम से। अब दूसरा क्या, सर्वाधिक वांछनीय छवि के रूप में प्रदर्शित करते शरीरपन को फैशनेबल छवि का अनुकरण एनोरेक्सिया नर्वोसा को जन्म देता है। फैशनेबल छवि का अनुकरण, एक इसको अंडरलाइन कर लेना, ये भी एक अच्छी लाइन लग रही है मुझे, क्या कि फैशनेबल छवि का अनुकरण जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा को जन्म देता है। मतलब ये कि सभी मतलब एक अट्रैक्टिव रूप में आना चाहते हैं बस। एक दूसरी जो किशोरों में होती है वो क्या होती है, क्षोगतिशयता या बुलिमिया आहार ग्रहण संबंधी विकार, जिसमें क्या होता है कि क्या होता है, व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने का एक ऐसा प्रारूप अपनाता है जिसमें वह स्वादिष्ट भोजन करता है और उसके बाद अपने प्रयास से बमन मतलब उल्टियाँ करके उसको निकाल देता है, विरेचन कर देता है, निकाल देता है। बीच बीच में उपवास भी रखता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा तथा बुलिमिया नर्वोसा मुख्य रूप से, अभी देखो ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि मतलब निम्न में से महिलाओं संबंधी जो खाने आहार संबंधी जो विकार है वो कौन से हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक बुलिमिया, मुख्य रूप से महिलाओं के विकार है जो शहरी परिवारों में अधिक पाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लो, बहुत ही अच्छी लाइन है। तो आप सोचते होंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं आप लोगों के। अब देखो उसके बाद ये प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था, इसमें कोई खास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो वो मैं शायद आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बस उसमें जो किशोरावस्था तक होता है वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और कुछ होता नहीं है। अब देखो ये थोड़े कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो लास्ट में पार्ट खत्म होता है कि पेशीय विकास सिर्फ पदाभिमुखी तथा समीप दूराभिमुखी प्रवृत्तियों का अनुसरण करता है। प्रारंभिक पेशीय विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों पर निर्भर करता है। अंडरलाइन कर लेना, ये अच्छी लाइन है कि जो प्रारंभिक पेशीय विकास किस किस पर, परिपक्वता पर और अधिगम दोनों पर। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि प्रारंभिक पेशीय विकास किस पर निर्भर करता है, परिपक्वता और अधिगम दोनों पर निर्भर करता है। बच्चे में लालन पोषण पालन में सांस्कृतिक भिन्नताएं बच्चे उनके देखरेख करने वाले बालों के बीच की आसक्ति के रूप में स्वरूप को प्रभावित करती है। अब आसक्ति का जो वर्ष बताया वो कितना बताया था, जन्म से 1 वर्ष तक का जो आसक्ति का वर्ष होता है, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थायित्व की पहचान का क्रम से विकसित होना संवेदी प्रेरक अवस्था की मुख्य विशेषता है। वस्तु स्थायित्व की पहचान और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चिंतन में कुछ कमियां जैसे कि केंद्रीकरण, अप्रतिक्रमणीयता और अहम केंद्रवाद पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद में आ जाइए आगे, नेक्स्ट है आप लोगों का कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के मानसिक निरूपण या संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकसित होती है, उन्हें संरक्षण के नियम को समझने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है कि संरक्षण के नियम को समझने में कौन सा जो जीन पियाजे की अवस्था योग्य बनाती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था और अधिक अमूर्त अवस्था तार्किक विचारों को विकसित करती है। कोलवर्ग के अनुसार नैतिक तर्कणा में प्रगति 3 चरणों जो आयु संबद्ध होते हैं संज्ञानात्मक विकास के द्वारा निर्धारित होती है। यौवनारंभ की अवस्था में समृद्धि की तीव्रता एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें प्रजनन संबंधी परिपक्वता, बच्चों में आपको पता ही किशोरावस्था में जो है परिपक्वता कोण लैंगिक लक्षण अंतर्निहित होते हैं। एरेक्शन के अनुसार पहचान निर्माण की ओर अग्रसर होना किशोरों की एक मुख्य चुनौती होती है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति में स्थायित्व और दोनों प्रकार के मतलब प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व में स्थायित्व में परिवर्तन दोनों ही पाए जाते हैं। प्रौढ़ के विकास के अनेक प्रमुख घटनाओं में पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन सन्निहित है जिसमें विवाह, पितृत्व एवं बच्चों के घर से बाहर जाने के प्रति समायोजन सम्मिलित है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आपको बेफालतू की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है आप लोग NCERT की बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें साइकोलॉजी में, ठीक है। और आगे जो भी हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार।